गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। आज हम लोग जो बात करेंगे थोड़ा सा कुछ देर के लिए तो हम लोग थ्योरी डिस्कस करेंगे, जो भी लीनियर मेजरमेंट का था। कुछ पार्ट है 10 मिनट का मुश्किल से, उसको डिस्कस कर लेते हैं और फिर हम लोग यहाँ पे ना कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर लेंगे। जो भी लीनियर मेजरमेंट मैंने पढ़ाया था, बहुत सारे जो क्वेश्चंस निकल के आते हैं, जो अच्छे अच्छे क्वेश्चंस होंगे उनको हम लोग कर लेंगे, तो हमारा कॉन्सेप्ट और भी अच्छा हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं और ये शायद आपका हमें लग रहा है दैट इज़ आपका 18th लेक्चर होगा, 18 नंबर का लेक्चर होगा ये। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग बात करेंगे। अभी तक आपके पास शायद 17 लेक्चर पहुँच चुके हैं। ठीक है, तो दिस इज़ द लेक्चर नंबर 18 लीनियर मेजरमेंट। थोड़ी देर के लिए बस थ्योरी पढ़ना है, थोड़ा सा उस दिन कंप्लीट नहीं हो पाया, इस वजह से थोड़ा सा थ्योरी पढ़ते हैं और फिर हम लोग क्वेश्चन करते हैं। हेडिंग आपको डालना है दैट इज फील्ड वर्क इन चेन सर्वेइंग। फील्ड वर्क इन चेन सर्वेइंग। ठीक है, फील्ड वर्क इन चेन सर्वेइंग। क्या क्या हम काम करते हैं फील्ड के ऊपर, किस तरीके के वर्क्स होते हैं, उसको थोड़ा सा लिख लेते हैं। कई बार ये पूछ भी लेता है, तो इसको थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे चेक कर लेते हैं। दैट इज़ फर्स्ट ऑफ ऑल रिकॉग्निशंस। दैट इज़ फर्स्ट हेडिंग है दैट इज़ रिकॉग्निशंस। रिकॉग्निशंस। देखिए, रिकॉग्निशंस का मतलब ये होता है कि जो भी आपके पास में नेचुरल फीचर्स हों ग्राउंड के ऊपर और जो मैप पे हैं, दोनों को एक आप मैनेज करा लीजिए, मैच करा लीजिए कि दोनों आपको लगभग ये लगे कि जो भी हमारा ग्राउंड पे फीचर्स है वही फीचर्स आपका मैप के ऊपर है या नहीं है, या जो फीचर आपका मैप पे ऊपर दिखाया जा रहा है प्लान पे या मैप पे, वही फीचर एक्चुअल में ग्राउंड पे है या नहीं है। दिस इज़ कॉल्ड रिकॉग्निशंस। दिस इज़ कॉल्ड रिकॉग्निशंस। तो दिस इज़ द सर्वे। ठीक, तो इट इज़ अ प्रिलिमिनरी सर्वे। इट इज़ अ प्रिलिमिनरी इट इज़ अ प्रिलिमिनरी इंस्पेक्शन ऑफ द एरिया। इंस्पेक्शन का मतलब होता है जांच करना। इंस्पेक्शन ऑफ द एरिया to be surveyed to get same idea some idea of the terrain। अब ट्रेन जानते हो क्या होता है? जो नेचुरल फीचर आपका ग्राउंड के ऊपर है उसी को ट्रेन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? ट्रेन। ठीक है, टेरेन बोला जाता है। एंड आइडेंटिफाई, एंड दिस इज फर्स्ट स्टेप है आपका। एंड आइडेंटिफाई प्रिंसिपल फीचर्स ऑफ जो मुख्य फीचर्स हैं आपके ग्राउंड के, उसको पता करना। फीचर्स ऑफ ग्राउंड ठीक, चल। इट हेल्प्स, ये आपको ये सहायता करता है। सेकेंड पॉइंट ऑफ डिस्कशन है इट हेल्प्स। ये आपकी सहायता करेगा किस तरीके से? द सर्वेयर टू डिसाइड upon best possible arrangement of triangles
ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसकी सहायता से सर्वेयर क्या करता है, डिसाइड करता है कि अपॉन द बेस्ट पॉसिबल अरेंजमेंट ऑफ द ट्रायंगल्स, क्योंकि हम लोग सर्वे करते हैं, होल टू पार्ट करते हैं, तो कोशिश ये रहती है कि हमारा ट्रायंगल में एरिया डिवाइड हो जाए। नेक्स्ट है मार्किंग ऑफ द ट्रायंगल्स, ठीक है, सेकेंड हेडिंग है आपकी, दैट इज़ फिर हम क्या करते हैं सर्वे वर्क में, सेकेंड थिंग इज़ मार्किंग ऑफ स्टेशंस, जो भी हमारे स्टेशंस हैं उनकी मार्किंग अप की जाती है, ठीक है। पहला काम ये हो गया रिकॉग्निशंस, उसके बाद में दूसरा काम है मार्किंग ऑफ स्टेशंस। मार्किंग ऑफ स्टेशंस, स्टेशंस की हम लोग क्या करते हैं, मार्किंग करते हैं, ठीक है, दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। चलो, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ आफ्टर completion of reconnaissance, after completion of reconnaissance survey reconnaissance survey, best suitable position of best suitable position of main survey stations, ठीक है। तो इसके बाद में अगला आपका टारगेट ये होना चाहिए कि किस तरीके से मेन सर्वे स्टेशंस को लोकेट करना है, ताकि आपका सर्वे का काम आसान हो जाए और हम हर स्टेशन तक आसानी से पहुंच सके। तो दिस इज कॉल्ड मेन सर्वे स्टेशंस आर मार्क्ड on the ground such that they can be easily identified afterwards if required, अगर आपको ज़रूरत है तब आप ऐसा काम कर सकते, ठीक है। तो सबसे इजीली आइडेंटिफाई किया जा सकते हैं आफ्टरवर्ड। तो इस तरीके से हमको मार्किंग करना है ताकि हम अपने स्टेशंस को आसानी से मार्क कर सकें, ढूंढ सकें, आइडेंटिफाई कर सकें, ये सारी बातें निकल के आता है। थर्ड जो काम निकल के आता है रनिंग ऑफ सर्वे लाइंस, ये तो स्टेशन लोकेट हो गया। अब स्टेशन के बाद में मेन फोकस किस पे होना चाहिए, सर्वे लाइन के ऊपर होना चाहिए। तो नेक्स्ट थिंग इज निकल के आता है दैट इज रनिंग ऑफ सर्वे लाइन, दैट इज थर्ड वन इज रनिंग ऑफ सर्वे लाइन, रनिंग ऑफ सर्वे लाइन। तो यहाँ पे हम लोग जो बात करेंगे, यहाँ पे इसको लोकेशन करने के बाद, लोकेट करने के बाद स्टेशंस को, अब हम लोग मार्किंग करेंगे किसकी, सर्वे लाइंस की। सर्वे लाइंस आर रन, सर्वे लाइंस, थोड़ा सा थ्योरी है उसके बाद न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे। सर्वे लाइंस, मज़ा आएगा। सर्वे लाइंस आर रन to measure the distance between main stations and to locate adjacent details, adjacent पड़ोस की, मतलब इसकी बात कर रहा है, ठीक है। adjacent details by taking
ऑफसेट्स। ठीक है, सबसे पहले कोई एरिया है, एग्जांपल दे रहा हूँ, ऐसे समझ लो। सबसे पहला रिकॉग्निशंस करने के बाद में आपने क्या किया, सपोज दैट एरिया है इस तरीके से, तो आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे बड़ी बात ये है कि आपको मेन स्टेशन लोकेट करना पड़ेगा। ये हो गया, ये हो गया, फिर इनको ज्वाइन कर दिया इस तरीके से, ये इस तरीके से। फिर बीच में भी जो आपको ऑफसेट लेना है आप ले सकते हो, जैसे यहाँ पे एक आर्बिट्री स्टेशन बना लिया आपने इस पॉइंट पे, इस पॉइंट से ऑफसेट आप ले सकते हो, इधर डायरेक्शन में कहीं पे भी ले सकते हो। तो वही ये कह रहा है, डिटेल बाय टेकिंग द ऑफसेट, जो इसके नियर बाई स्टेशन होंगे उनका ऑफसेट लेके आप काम कर सकते हो। नेक्स्ट है फोर्थ वन इज टेकिंग ऑफसेट्स। अगला काम जो हमारा होना चाहिए वो ऑर्डर पूछ सकता आपसे, कि पूछेगा कि इनमें से बताओ इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर में। तो सबसे पहला काम रिकॉग्निशंस, उसके बाद में मार्किंग ऑफ स्टेशन, फिर सर्वे लाइन, फिर ऑफसेट आएगा। तो इस तरीके से अगर एग्जाम में आपको ऑर्डर भी पूछ लेता है तब भी आप बता सकते हो। ठीक है, तो नेक्स्ट इज टेकिंग ऑफसेट। टेकिंग ऑफसेट्स, क्या करना है, हमको ऑफसेट लेना है। क्लियर? तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ऑफसेट जैसे आपको करना है तो ये होता है, दैट इज ऑफसेट इज द कुछ भी नथिंग बट दिस इज द लैटरल डिस्टेंसेस। तो जो भी हम लोग लैटरल डिस्टेंसेस लेते हैं वो कहलाता है आपका ऑफसेट। ऑफसेट इंक्लाइंड भी हो सकता है, ऑफसेट परपेंडिकुलर भी हो सकता है, दोनों बातें ट्रू हैं। चलो, यहाँ पे जो नोट करके निकल के आता है कि जो मैक्सिमम लेंथ आप ऑफसेट होती है वो किस पे डिपेंड करती है, कि आपकी जो मैक्सिमम लेंथ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैक्सिमम लेंथ ऑफ ऑफसेट, मैक्सिमम लेंथ ऑफ ऑफसेट डिपेंड्स अपॉन किस किस चीज़ों पे डिपेंड करती है। पहला स्केल ऑफ प्लॉटिंग, ठीक। तो आपका जो भी हम लोग टेकिंग ऑफसेट करेंगे वो डिपेंड कर जाए कि भैया आप स्केल लार्ज मान लो या स्मॉल मान लो। स्मॉल स्केल लार्ज ऑफसेट, अगर आपका स्मॉल स्केल है, स्मॉल स्केल के लिए लार्ज ऑफसेट निकल के आएगा। क्या आएगा? लार्ज ऑफसेट। तो स्मॉल स्केल के लिए लार्ज ऑफसेट आपका निकल के आ जाता है। ठीक है, तो दिस इज द स्केल ऑफ प्लॉटिंग। आप स्केल 1/5000 मान रहे हो, 1 सेंटीमीटर बराबर 5000 मीटर मान रहे हो, और 1 सेंटीमीटर बराबर 50 मीटर मान रहे हो। तो दोनों स्केलों में 1/5000 जो भी बताया 5000, वो स्केल आपका छोटा है। ठीक है, तो उसमें आपको लार्ज ऑफसेट लेने पड़ेंगे, बहुत सारे लेने पड़ेंगे। नेक्स्ट है नेचर ऑफ द ग्राउंड। दूसरी जो बात हमें डिपेंड कर जाती है वो है नेचर ऑफ द ग्राउंड। ग्राउंड आपका प्लेन है, उबड़ खाबड़ है, एकदम से माउंटेन इलाका है, तो उन सब बातों पे ये भी डिपेंड करता है। तो दिस इज़ द नेचर ऑफ ग्राउंड, क्योंकि उस समय ऑफसेट लेने में आपको प्रॉब्लम होगी क्या, और आपको क्लियर मेजरमेंट नहीं कर पाओगे, तब की बात हो रही। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिस्कशन है एक्यूरेसी डिजायर्ड। आपको किस तरीके की एक्यूरेसी चाहिए, वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट बात। अब मान लो एक्यूरेसी आपको नहीं चाहिए तो कोई दिक्कत नहीं है, तो एक्यूरेसी बहुत बड़ी बात हो जाती है यहाँ पे, जिसकी बात करते हैं। अब नेक्स्ट निकल के आता है यहाँ पे, जो एक्यूरेसी डिजायर्ड है वो किस पे डिपेंड करती है। तो डिग्री ऑफ एक्यूरेसी डिपेंड्स अपॉन, नेक्स्ट निकल के आता है डिग्री ऑफ एक्यूरेसी, दैट इज डिग्री ऑफ एक्यूरेसी ऑफ ऑफसेट डिपेंड्स अपॉन ध्यान दीजिएगा, डिग्री ऑफ मतलब किस डिग्री तक आप उसको ऑफसेट को यहाँ पे एक्यूरेट कर सकते हो, वो बातें पूछा है। तो ये डिपेंड कर जाता है कि आप ऑफसेट की लेंथ कितना ले रहे हो, ये सारे पैरामीटर्स के ऊपर। तो लेंथ ऑफ ऑफसेट, फर्स्ट पॉइंट है लेंथ ऑफ ऑफसेट, ठीक है। सेकेंड वन, लेंथ ऑफ ऑफसेट के बाद स्केल ऑफ प्लॉटिंग, ठीक है। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंस ऑफ डिटेल टुवार्ड्स
importance of detail towards which offset is taken, importance of details towards which offset is taken ठीक है। तो ये सारी बातें आपके निकल के आ जाते हैं, ठीक है। चलिए, तो इस तरीके से आप इसको नोट डाउन कर लें, फिर हम लोग देखते हैं क्वेश्चंस कैसे करने। ठीक है, अब इसको नोट डाउन कर लें, फिर आगे बढ़ते हैं। ओके, ये चीज़ क्लियर है ना। तो इस चीज़ के बारे में आपको मैंने जानकारी बता दी, और बाकी तो आप जानते ही सारे स्टेप्स कैसे होते हैं। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। और भी कुछ ऑर्डर्स आएंगे क्वेश्चंस के माध्यम से मैं सिखा दूंगा, जैसे कुछ और आएंगे कि आपको मैप पता होना चाहिए पहले, कि रिकॉग्निशंस करना होना चाहिए। तो पहले आपके पास मैप होना चाहिए, तब जाके रिकॉग्निशंस होता है, ठीक है। फिर ट्रैफिक सर्वे, बहुत सारी चीज़ें आती हैं, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बना दिया जाता है, तो उस पर देखेंगे। अभी क्वेश्चंस करवाएंगे तो वहाँ पे चेक कर लेंगे। तो आप पहले इसको नोट डाउन कर लें, फिर हम बात करते हैं आगे। नेक्स्ट पॉइंट, चलो आगे बढ़ें अब। ओके, चलो, तो मैं इसको रफ कर रहा हूँ अब। ठीक है, तो इस तरीके से थ्योरी तो एकदम मैंने आपको इसकी कंप्लीट कर दी। कुछ क्वेश्चंस भी कर लेते हैं साथ में ही। अभी हमारे पास में 40-45 मिनट है इस लेक्चर में कम से कम, तो जो भी जितने क्वेश्चंस हो सकते हैं करा दूंगा, और बाकी तो मेंस के मैंने डिस्कस ही कर दिए थे, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेंगे। बाकी क्वेश्चन देखो, अब ये टॉपिक आपका कंप्लीट हो गया। आप खुद ही ईएस के जो भी आपके पास एसएससी जेईई की प्रॉब्लम्स हों उनको सॉल्व कर लो, या जो गेट ईएस की ईएस की प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व कर सकते हैं हम लोग हैं, ठीक है। अब टॉपिक कंप्लीट है। आप जा करके 60-65 क्वेश्चन जो भी होंगे आपके प्रीवियस ईयर में, ठीक है, आप खुद ही सॉल्व करने की कोशिश करिए, बेटर रहेगा। वैसे मैं तो करा ही रहा हूँ, जो मेन क्वेश्चन होंगे, और जो बहुत ईजी हैं उनको मैं नहीं कराऊँगा, क्योंकि वो ऑलरेडी आप कर ही ले सकोगे, ठीक है। तो इसलिए ध्यान रखिएगा। आगे बात कर लेते हैं, क्वेश्चन से स्टार्ट कर, ठीक है। तो लीनियर मेजरमेंट के क्वेश्चन कर रहे हैं। पहला ही क्वेश्चन आ गया, लिख लेते हैं। पहला क्वेश्चन 2004 में पूछा, और ये क्वेश्चन 3-4 बार रिपीट हो चुका है। तो दैट इज एन इन्वर्टिव क्वेश्चन नंबर 1, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, टॉपिक लीनियर मेजरमेंट। ठीक, क्लियर। तो दैट इज क्वेश्चन नंबर 1, जो कि कई बार रिपीट हुआ है।
तो दिस इज जेई के 2004 में पूछा गया और ये आपको कई बार रिपीट मिलेगा, तो मैं बार बार तो लिखूंगा नहीं, एक बार मेंशन कर देता हूँ और जिस भी ईयर आएगा तो उसको हम देखते रहेंगे। एन इनवार टेप is made up of an alloy of बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, कॉपर एंड स्टील। पहला है कॉपर एंड स्टील, कॉपर एंड स्टील। बी है ब्रास एंड निकल, बी है ब्रास एंड निकल, ठीक। सी है, सी कह रहा है ब्रास एंड स्टील, ब्रास एंड स्टील। डी है निकल एंड स्टील, निकल एंड स्टील, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है क्वेश्चन नंबर 2, ये भी 2004 में ही पूछा है जेई में। द करेक्शन फॉर सैग इज, द करेक्शन फॉर सैग इज, पहला ऑप्शन ए कह रहा है ऑलवेज एडिटिव या पॉजिटिव बोल दो, ऑलवेज एडिटिव, ऑलवेज एडिटिव। बी ऑप्शन है ऑलवेज सब्ट्रैक्टिव, नेगेटिव बोलो, इसको नेगेटिव बोल सकते हो, इसको एडिटिव का मतलब पॉजिटिव होता है, तो दैट इज ऑलवेज सब्ट्रैक्टिव। उसके बाद में सी ऑलवेज जीरो, ऑलवेज जीरो। उसके बाद में डी ऑप्शन कह रहा है सम टाइम एडिटिव सम टाइम पॉजिटिव, सम टाइम एडिटिव सम टाइम एडिटिव एंड सम टाइम सब्ट्रैक्टिव, एंड सम टाइम सब्ट्रैक्टिव। चलो ठीक है। चलो द कॉन्सेप्ट ऑफ, डी को इसका क्वेश्चन दिया हुआ तीसरा, जो भी जेई में पूछा गया 2008 में। क्या पूछा है? द कंस्ट्रक्शन ऑफ ऑप्टिकल स्क्वायर, द कंस्ट्रक्शन ऑफ ऑप्टिकल स्क्वायर, ऑप्टिकल स्क्वायर is based on the principle, is based on the principle, किस सिद्धांत पे वो काम करता है? प्रिंसिपल, ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, पहला ए रिफ्लेक्शन, बी दैट इज रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन, सी डबल रिफ्रैक्शन, देखिए रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन में अंतर होता है, एक परावर्तन होता है, एक अपवर्तन होता है, तो डबल रिफ्रैक्शन। और डी जो होता है दिस इज डबल रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो इस तरीके से सारी बातें हमने यहाँ पे क्लियर की। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज, देखो एक क्वेश्चन अभी हमने थ्योरी क्लियर की, उसी पे पूछ लिया। नेक्स्ट है दैट इज, क्वेश्चन कह रहा है, दैट इज 4th 1 नंबर क्वेश्चन है, इसके बारे में अभी हमने बात किया था और 2008 में पूछा गया है। द लिमिटिंग लेंथ ऑफ, द लिमिटिंग length of
an offset does not depends upon, पहला accuracy of the work, B है method of setting out perpendiculars, methods of setting out perpendiculars, ठीक है। नेक्स्ट है सी स्केल ऑफ प्लॉटिंग, डी है indefinite feature to be surveyed ठीक है। चलो, तो ये क्वेश्चन मैंने मार्क कर दिया यहाँ पे। तो अपने 4 क्वेश्चन हो गए इधर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। इसने पूछा है, दैट इज नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीट्रिक चेन द नंबर ऑफ लिंक्स पर मीटर। ये तो कर ही ले जाओगे, इसको करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये तो पता ही है कि आपकी मान लिया 20 मीटर वाला है, तब भी आपकी 100 लिंक्स होती हैं, और जब आपका मान के चलो 30 वाला मान के चलते हो तब भी उसमें 150 होता है। तो दोनों कर सकते हो। 30 मीटर वाले में 150 लिंक होता है, 150 डिवाइड बाई 30 करोगे 5 आएगा। तो ये क्वेश्चन कोई करने लायक नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है एक्यूरेसी ऑफ मेजरमेंट इन चेन सर्विंग डज नॉट डिपेंड्स अपॉन द, तो लेंथ ऑफ ऑफसेट है, स्केल ऑफ प्लॉटिंग है, इंपॉर्टेंस ऑफ द फीचर्स है। सेम क्वेश्चन है शायद, मुझे लग रहा है, बट चलो फिर भी कर लेते हैं। दैट इज 5th क्वेश्चन है, 2010 में पूछा गया है। ये क्या कह रहा है, द एक्यूरेसी ऑफ मेजरमेंट in chain surveying does not depends upon पहला लेंथ ऑफ ऑफसेट, फर्स्ट ऑप्शन है लेंथ ऑफ ऑफसेट, बी है स्केल ऑफ द प्लॉटिंग, ठीक है। सी है इंपॉर्टेंस ऑफ द फीचर, ठीक है। जो भी आपने आज कितना, जो भी फीचर है आपको इम्पोर्टेंस कितना है उस वर्क की, वो भी डिपेंड करता है। और डी है जनरल लेआउट ऑफ द चेन लाइंस, जनरल लेआउट ऑफ द चेन लाइंस, ठीक है। चलो नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 6 आता है, दैट इज, ये भी पूछा गया 2011 में है। क्रॉस स्टाफ इज यूज्ड, ये तो आपको पता ही होगा। क्रॉस स्टाफ इज यूज्ड फॉर सेटिंग आउट राइट एंगल। पहला ऑप्शन है सेटिंग आउट राइट एंगल, सेटिंग आउट राइट एंगल्स, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिस्कशन है मेजरिंग हॉरिजॉन्टल एंगल, मेजरिंग हॉरिजॉन्टल एंगल्स, और सी है बोथ ए एंड बी, और डी है नन ऑफ दिस,
ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, दैट इज एक और क्वेश्चन है, आगे बढ़ते हैं, दैट इज नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन है, ये तो आप कर ही चुके हो, ठीक है। सबसे पहले इसको आप मार्क करते हैं 7th नंबर, ठीक है। और एक चीज़ और मैंने बताई थी कि जैसे ही आपका कम से कम थ्योरी पार्ट कंप्लीट हुआ करे, 1-1.5 पेज तो आपको छोड़ना है, ठीक है, ताकि आप कहीं नई चीज़ कभी मिल जाए या छूट जाए कोई चीज़ तो उसको ऐड कर सकते हैं कम से कम। तो 1 पेज जैसे ही आपका थ्योरी पार्ट कंप्लीट हुआ था, 1-2 पेज छोड़ दीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। द करेक्शन फॉर स्लोप इन चेनिंग, द करेक्शन फॉर स्लोप in chaining is proportional to फर्स्ट ऑप्शन इज गिवन दैट, पहला ऑप्शन कह रहा है ये स्क्वायर रूट ऑफ h के प्रोपोर्शनल होगा क्या, बी ऑप्शन कह रहा है दैट इज h के प्रोपोर्शनल होगा, सी कह रहा है दैट इज h स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होगा, और डी जो कह रहा है वो कह रहा है दैट इज h क्यूब के प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है। चल आगे बढ़ते हैं, दैट इज इम्पोर्टेंट। नेक्स्ट बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग ऑफ ऑप्टिकल स्क्वायर, ये दोबारा रिपीट हुआ तो आपको ये तो पता है। अब प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग यहाँ पे जो आ चुका है एक बार है, तो दैट इज़ ये यहाँ पे आ चुका है, द कंस्ट्रक्शन ऑफ ऑप्टिकल स्क्वायर इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। अब ये क्वेश्चन 2012 में दोबारा रिपीट हुआ है, तो मैं यहाँ पे मार्क ही कर देता हूँ 2012 दोबारा, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन को बार बार नहीं लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेंजिंग इज डिफाइंड एज द, तो रेंजिंग तो आपको पता है क्या करते हैं हम लोग हैं, रेंजिंग में मतलब दैट इज़ 2013 में पूछा गया है ये प्रॉब्लम। रेंजिंग इज डिफाइंड एज, सारा क्लास थ्योरी मतलब क्लास में हमने डिस्कस किया था रेंजिंग क्या होता है, सब बताया था। इज डिफाइंड एज, रेंजिंग का काम होता था क्या, इंटरमीडिएट पॉइंट को लोकेट करना। रेंजिंग इज डिफाइंड एज, पहला मेजरिंग द डिस्टेंस फ्रॉम, measuring the distance from, measuring the, ये तो चैनेज होता है, measuring the distance from starting point, from starting point, ठीक है। नेक्स्ट है बी, establishing intermediate points, on chain line, ठीक है। the distance between the end point C, the distance between end points, D है a point on chain line, a point on a chain line, ये सारी बातें निकल के आते हैं, ठीक है। चलो अब एक एक करके डिस्कस करते हैं सारी बातों को। चलो पहला क्वेश्चन आता है, ये सारी प्रॉब्लम मैंने लिख ली, आप भी अच्छे से इसको देख लो, 8 प्रॉब्लम मैंने लिख रखी, इसके बाद कुछ और भी करेंगे। द इनवार टेप इज़ मेड ऑफ एन एलॉय, एलॉय होता है जिसको हम लोग मिश्र धातु बोलते हैं, इसमें 2 मेटल्स मिलाई जाते हैं ताकि उसका कोरोजन ना हो, उसकी स्ट्रेंथ बढ़ जाए, बहुत सारे रीजन्स होते हैं। तो यहाँ पे जो है आपको एलॉय का पढ़ाया गया था, तो जो भी इनवार टेप होता था, इनवार टेप टेम्परेचर का इफेक्ट बहुत कम आता है क्योंकि अल्फ़ा उसका बड़ा कम होता है, और ये जो मेड ऑफ होता है ये आपका जो निकल होता है और जो भी स्टील होता है उससे मिलकर बना होता है, ठीक है। तो दिस इज़ मेड ऑफ स्टील निकल, दिस इज़ निकल प्लस स्टील, ठीक है, इसका बना होता है। ब्रास एंड निकल तो कुछ होता नहीं है,
ठीक है। ब्रास एंड स्टील का भी कुछ नहीं होता। ब्रास एंड आपको पता है कि जो भी कॉपर, जो भी जैसे ब्रोंज ब्रास हम लोग पढ़ते हैं, ब्रास खुद ही एक अलॉय होता है। तो ब्रास जो है कॉपर प्लस जिंक होता है, एक ब्रोंज होता है, कॉपर प्लस टिन होता है, तो इन सब मिलकर बना होता है। इसके बारे में मैंने वहाँ पे आपको डिटेल में बताया भी था। नेक्स्ट है करेक्शन फॉर सैग। देखिए करेक्शन फॉर सैग जो होता है ऑलवेज क्या होता है आपका निगेटिव होता है, या इसको सब्ट्रैक्टिव बोल सकते हैं। तो दिस इज ऑलवेज सब्ट्रैक्टिव। आपको पता था जो हमने फार्मूला लिखा था, दिस इज CS इक्वल टू माइनस WL² L³ अपॉन 24P², यही पढ़ा था, ठीक है। तो यहाँ पे ऑलवेज निगेटिव आता है, बिकॉज आपकी जो कर्वेचर लेंथ है ना वो कम आपकी ज़्यादा हो चुकी है। जब इससे आप मेज़रमेंट करोगे तो किसी भी लेंथ को मेज़र कर लोगे तो वहाँ पे वो लेंथ आपकी कम निकल के आएगी। एक्चुअली में ट्रू वैल्यू आपकी जो है वो ज़्यादा है, ठीक है। तो आपको ये पता है कि जो अभी आपने करेक्शन की बात करते हैं तो ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू, ठीक। मेजर्ड आपने कम किया था यहाँ पे ट्रू वैल्यू के हिसाब से अगर आप देखोगे, क्योंकि सैग करेक्शन आने से आपकी जो है लेंथ है, एक्चुअल में तो लेंथ ये है और मेजर्ड वैल्यू आप ज़्यादा बता दोगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि एक्चुअल में लेंथ आपकी ये हो जाएगी, दिस इज मेजर्ड आपने ये किया है, ट्रू आपकी ये है, तो मेजर्ड वैल्यू ज़्यादा आती है, तो ये टर्म निगेटिव। ट्रू कम है और मेजर्ड वैल्यू ज़्यादा बता दोगे, तो इस वजह से क्या होता है टेप आपका मेजर्ड वैल्यू बढ़ चुका है, इस वजह से निगेटिव करेक्शन आता है। तो दिस इज ऑलवेज निगेटिव, ठीक है। तो यहाँ पे लिख सकते हो ऑलवेज सब्ट्रैक्टिव, ये लिख सकते हो, करेक्ट है। नेक्स्ट है द कंस्ट्रक्शन ऑफ ऑप्टिकल स्क्वायर इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। मैं बहुत सारी चीज़ें क्लियर करना चाहता हूँ। रिफ्लेक्शन, इसका मतलब होता है परावर्तन। अब इसको डायग्राम से मैं कहीं पे बता सकता था, हाँ यहाँ पे बता देता हूँ। जैसे ये कोई लाइट रे आती है, कुछ लाइट रे इधर रिफ्लेक्ट हो जाती है, इसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन, और कुछ लाइट इधर ही चली जाती है, तो दिस इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन। परावर्तन इसको अपवर्तन बोलते हैं, और इसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो अपवर्तन और परावर्तन में अंतर होता है। परावर्तन का मतलब होता है रिफ्लेक्शन, और जो रिफ्रैक्शन होता है उसे अपवर्तन बोलते हैं। तो मतलब जैसे मान लिया ऊपर वाला मीडियम आपका एयर है, नीचे ग्लास है, तो एयर से जब ग्लास में आती है तो जो रेज होती हैं वो ग्लास से पास होते हैं, कुछ एब्जॉर्ब होते हैं, कुछ रिफ्लेक्ट हो जाते हैं, तो अपवर्तन यहाँ पे निकल के आता है, ठीक है। जैसे मान लिया किसी ऑब्जेक्ट को, मान लिया कॉइन लो, पानी में डाल दो, तो कॉइन आपको ऊपर उठा हुआ दिखाई पड़ता है, तो वो जो सिक्का है ना पानी में उठा हुआ ऊपर दिखाई पड़ता है, उसका कारण होता है अपवर्तन, दैट इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन। ये GS में क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे होता है, लेकिन ध्यान रखने वाली बात है यहाँ पे डबल रिफ्रैक्शन होता है कि डबल रिफ्लेक्शन होता है। तो यहाँ पे डबल रिफ्लेक्शन होता है, तो यहाँ पे क्या होता है डबल रिफ्लेक्शन। मैंने डायग्राम बना के भी दिखाया था, ऐसे करके आया था। एक मिरर इस तरीके से मैंने आपको बताया था, यहाँ पे आपने एक मिरर लगा दिया था इस तरीके से, यहाँ पे एक मिरर लगा था, एक मिरर आपका यहाँ पे लगा हुआ था इस तरीके से, ठीक है। तो ये इस तरीके से रिफ्लेक्ट हुआ था, ये इधर चली गई थी, ये इधर, तो इसमें डबल रिफ्लेक्शन हुआ था। इसके बाद इस पर रिफ्लेक्ट हुआ, फिर इधर चली गई थी रेस, तो दिस इज कॉल्ड डबल रिफ्लेक्शन। ये बता चुका हूँ, इसलिए बार बार यहाँ पे टाइम वेस्ट करने का कोई फायदा नहीं है। तो डबल रिफ्लेक्शन इज द करेक्ट आंसर, रिफ्लेक्शन होता है, ठीक है। नेक्स्ट है द लिमिटिंग लेंथ ऑफ एन ऑफसेट डज नॉट डिपेंड्स अपॉन। अब लिमिटिंग लेंथ का फार्मूला भी हमने पढ़ रखा था, क्या पढ़ा था, दैट इज L sin थीटा डिवाइड बाई स्केल इक्वल टू डज नॉट इक्वल टू नॉट ग्रेटर देन 0.025 सेंटीमीटर, यही पढ़ा था ना हमने, ठीक है। तो इसमें देखो लेंथ भी आ रही है, ठीक है, S स्केल भी आ रहा है, और ये आपकी परमिसिबल एरर भी आ रही है। तो ये किस पे डिपेंड नहीं करता है, तो एक्यूरेसी ऑफ द वर्क, हाँ इस पे डिपेंड करता है कि आपने ऑफसेट जो भी कर रहे हो तो उसके एक्यूरेसी पे तो बिल्कुल डिपेंड करेगा कि आपको अगर मान लो एक्यूरेसी अच्छी नहीं चाहिए तो ऑफसेट आप छोटा बड़ा कुछ भी कर सकते हो, तो एक्यूरेसी पे तो बिल्कुल डिपेंड करेगा। उसने पूछा डज नॉट डिपेंड अपॉन द, फिर पूछा मेथड ऑफ सेटिंग आउट परपेंडिकुलर, ये भी डिपेंड करता है। कई सारे ऑफसेट के मेथड होते हैं, तो आपको कौन सा मेथड यूज़ करना उस पर भी डिपेंड करता है। नेक्स्ट है स्केल ऑफ प्लॉटिंग। अब स्केल भी डिपेंड करता है कि छोटा स्केल ले रहे हो या बड़ा। मान लिया छोटा स्केल लिया तो आपको बहुत सारे ऑफसेट लेने पड़ेंगे, और बड़ा स्केल ले लिया तो आपको ऑफसेट कम लेने पड़ेंगे, तो दोनों बातें पे डिपेंड कर जाता है, ठीक है। फिर इनडेफिनेट फीचर आप टू बी सर्वेड, फीचर से कोई मतलब नहीं होता जिसको सर्वे करते हैं, तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हमारा हो जाएगा डी, बाकी सब पे ये डिपेंड करता है। नेक्स्ट है द एक्यूरेसी ऑफ मेजरमेंट ऑफ चेन सर्वे डज नॉट डिपेंड अपॉन द। अब चेन सर्वे की एक्यूरेसी लेंथ ऑफ ऑफसेट पे डिपेंड करेगी, स्केल दोनों पे, लेंथ हो चाहे स्केल हो दोनों पे डिपेंड करेगा। फिर इंपॉर्टेंस ऑफ द फीचर्स, फिर जनरली लेआउट ऑफ द चेन लाइन, तो जनरल लेआउट पे डिपेंडेंट वो नहीं होता है, ठीक है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा दैट इज, इसके फीचर्स पे ये तो डिपेंड नहीं होता है, तो इंडेफिनेट फीचर्स ऑफ द, फीचर से उसको कोई मतलब नहीं होता। तो ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन लगभग सेम ही था, कोई अंतर नहीं था, बस थोड़ा सा चेंज कर दिया, बाकी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा।
तो इंपॉर्टेंस ऑफ द फीचर्स का मतलब वर्क आप किस इंपॉर्टेंस के लिए कर रहे हो, प्रोजेक्ट आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या नहीं है, तो उस पर डिपेंड करता है। तो लेआउट पे डिपेंड नहीं होता, किसी भी तरह से आपसे लेआउट कर सकते हो। नेक्स्ट है क्रॉस स्टाफ इज यूज फॉर। अब क्रॉस स्टाफ का हम लोग यूज करते थे राइट एंगल के लिए, एंगल कुछ नहीं मेजर करते थे, कुछ इस तरीके से क्रॉस स्टाफ आपका बना था। दिस इज क्रॉस स्टाफ, ऐसे करके बना था ना। तो इससे हम लोग क्या करते थे, परपेंडिकुलर मेजर करते थे, तो इसका कोई काम नहीं। दिस इज सेटिंग आउट द राइट एंगल, ये दिस इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है करेक्शन फॉर स्लोप इन चेनिंग। तो स्लोप करेक्शन जैसे जो निकल के आता था वो क्या निकल के आता था, स्लोप करेक्शन ऑलवेज निगेटिव निकल के आता। दिस इज सी एस स्लोप करेक्शन अगर मैं बात करूं दैट इज -h² अपॉन दैट इज 2l, ऐसे करके निकल के आता था। ठीक है, तो इस तरीके से आप यहाँ पे मेजर कर सकते हो। क्लियर, तो ये बात निकल के आ जाती है। तो यहाँ पे देख सकते हो दिस इज प्रोपोर्शनल टू h², तो जिस ऑप्शन में h² होगा दिस इज द करेक्ट आंसर। ठीक, तो ऑलवेज निगेटिव होता है, ऐसा स्टेटमेंट बना के दे सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेंजिंग इज डिफाइंड एज द। देखिए रेंजिंग का मतलब होता है कि हम इंटरमीडिएट पॉइंट को लोकेट करते हैं, तो रेंजिंग हम लोग करते हैं इंटरमीडिएट पॉइंट को लोकेट करने के लिए। तो इस्टेब्लिश इन द इंटरमीडिएट पॉइंट्स ऑन द चेन। पहला कह रहा है मेजरिंग द डिस्टेंस फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, वो तो चेनेज होता है। उसके बाद द डिस्टेंस बिटवीन द एंड पॉइंट्स, ये भी चेनेज में आ जाएगा। अ पॉइंट एंड चेन लाइन, तो जो भी इंटरमीडिएट होता है उनको रेंजिंग बोला जाता है। ठीक है, पर्टिकुलर रेंज लेते जाते हैं हम लोग हैं, इससे डिसाइड कर रेंजिंग रॉड लगाते जाते हैं, मेजर करते जाते हैं, फिर रेंजिंग रॉड लगाए। तो जो बीच के पॉइंट्स होते हैं, इंटरमीडिएट पॉइंट्स होते हैं, उनको हम लोग लोकेट करते हैं। दिस इज कॉल्ड रेंजिंग। तो दिस इज द करेक्ट आंसर इज द बॉम्बे, दिस इज द करेक्ट आंसर। तो इस तरीके से मैंने 8 क्वेश्चन डिस्कस किए, आप इसको नोट कर सकते हो, फिर हम आगे बात करते हैं। आगे बढ़ें, ये अच्छे से चाहो तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, आपके पास क्वेश्चन तो बुक में होगा ही, जो भी प्रीवियस ईयर बुक होगी आपके पास क्वेश्चंस होंगे उसके। ठीक है, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है टाइम वेस्ट करने से। ठीक है, कोई ये ज़रूरी नहीं है कि आप इन क्वेश्चंस को नोट ही करो, समझ में अगर अच्छा से आ जाता है तो आपको क्या करना है कि आपके पास प्रीवियस ईयर बुक है तो आप वहाँ से भी नोट डाउन, मतलब क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन लिखने से टाइम अगर आपको लग रहा हो, इस समय टाइम बचाना ज़रूरी है, बाद में लिख लेना जब पेपर आपका हो जाए। तो अगर क्वेश्चन लिखने में आपको टाइम लग रहा है, बाकी क्वेश्चन लिखने में टाइम लगेगा नहीं, क्योंकि जैसे जैसे मैं क्वेश्चन लिखता रहता हूँ आप साथ में ही नोट कर लोगे तो और बेटर रहेगा। ठीक है, साथ में ही टाइम बचा लोगे तो और अच्छा रहेगा। क्लियर है, तो इस तरीके से ध्यान रखिएगा अच्छे से। चलो आगे क्वेश्चन कुछ और बात कर लेते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 9 से स्टार्ट करते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, कुछ और क्वेश्चंस देख लेते हैं। हालांकि मैंने मेंस वाली क्लास में मतलब जो क्वेश्चन करवाए थे क्लास के साथ ही, वो भी अच्छे थे। चलो
ये तो हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं। ऑफसेट पूछा है तो ये तो कर ही ले जाओगे आप। ऑफसेट क्या होता है? लैटरल मेजरमेंट फ्रॉम चेन लाइन। और क्या पूछ सकता है? ये तो हो गया। हाँ चलो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 9 पे। ऑफसेट्स आर lateral measurement from chain line, lateral measurement from chain line, ठीक है। सेकेंड ऑप्शन कह रहा है, दैट इज बी ऑप्शन, टाइज और चेक लाइन्स, ties or check lines which are perpendicular to chain line, परपेंडिकुलर टू चेन लाइन। नेक्स्ट है सी क्या कह रहा है? सेट्स ऑफ माइनर मेजरमेंट्स इन चेन सर्विंग, ठीक। डी है चेन लाइन्स विच इज गो अलाउंडमेंट। नेक्स्ट है चेन लाइन्स विच गो आउट, जिनका अलाइनमेंट से अपने हट जाते हैं। मतलब ये स्ट्रेट लाइन में चेन है, वो थोड़ा इधर उधर हो जाती है, क्या इसको बोलते हैं? गो आउट अलाइनमेंट। ये ऑप्शन आपके सामने दिए गए। चल नेक्स्ट है दैट इज नेक्स्ट क्वेश्चन डील करते हैं। करेक्शन फॉर सैग फिर से आ गया, तो इसको लिखने की जरूरत तो है नहीं क्योंकि मैंने पहले ही करा चुका। करेक्शन फॉर सैग क्या होता है? ऑलवेज निगेटिव होता है। द करेक्शन टू बी अप्लाइड फॉर, दैट इज नेक्स्ट है करेक्शन टू बी अप्लाइड टू ईच 30 मीटर चेन फॉर लाइन मेजरमेंट अलॉन्ग स्लोप के लिए उसने यहाँ पे पूछा है। तो आपने पहले से पढ़ रखा है स्लोप के लिए करेक्शन क्या होता है, दैट इज 10th नंबर। ये जेई में पूछा है, 2014 में पूछा है, तो इसको देखते हैं। द करेक्शन टू बी अप्लाइड to each 30 meter chain for line measurement along a slope of theta is, फर्स्ट ऑप्शन है ए 31 माइनस कॉस थीटा, बी है 31 माइनस साइन थीटा, सी है 31 माइनस टेन थीटा और डी है 31 माइनस कॉट थीटा। ठीक है, तो इस तरीके से उसने दे रहे। क्वेश्चन नंबर 11 पे आ जाते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको देखते हैं। व्हेन 2 पॉइंट्स ऑफ सर्वे, दैट इज 2015 में पूछा गया है ये भी। व्हेन 2 पॉइंट्स ऑफ, ये क्लास में डिस्कस हुआ है। व्हेन 2 पॉइंट्स ऑफ सर्वेइंग
2 points of surveyings are mutually invisible, ये दिखाई नहीं पड़ रहे हैं, are mutually invisible, the following method of ranging is adopted. कौन सा मेथड आप अडॉप्ट करोगे यहाँ पे? फर्स्ट ऑप्शन इज गिवन दैट डायरेक्ट रेंजिंग तब करते हैं जब हमारे पॉइंट एक्सेसिबल होते हैं, दिखाई पड़ते हैं, विजिबल होते हैं। इसके लिए करते हैं कौन सा? इनडायरेक्ट रेंजिंग। और सी ऑप्शन कह रहा है दैट इज हॉरिजॉन्टल रेंजिंग। और डी है, डी ऑप्शन क्या कह रहा है? डी ऑप्शन इज गिवन दैट इज वर्टिकल रेंजिंग। हॉरिजॉन्टल और ये तो हम तो पढ़ते नहीं कुछ रेंजिंग, बस दो ही ऑप्शन हमको ध्यान है कि एक तो आपका डायरेक्ट होता है, एक तो इनडायरेक्ट होता है। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट पूछा है द डिस्टेंस बिटवीन 2 ब्रास रिंग इज सर्वेयर चेन्स। तो जो सर्वेयर चेन होती है उसके बीच में जो ब्रास रिंग्स होती हैं उनके बीच में मैंने बताया था कि आपका 20 सेंटीमीटर होता है। तो ये क्वेश्चन करने लायक नहीं है, आप खुद ही कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट पूछा है कि सर्वे लाइन जो प्रोवाइड होती हैं ना, उनका वेरीफाई करने के लिए हम कौन सी लाइन यूज़ करते हैं? तो नेक्स्ट इज द 12 क्वेश्चन, दिस इज आस्किंग इन द 2015, ये भी जेईई में पूछा गया है। सर्वे लाइन provided to verify the accuracy of the framework is known as पहला है टाई लाइन, बी है बेस लाइन, सी है सब्सिडरी लाइन, और डी है चेक लाइन। ठीक है, अच्छा तो नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे। तो नाम में लिखा हुआ है कि जिसकी एक्यूरेसी चेक करना है तो किससे करेंगे उसको देखते हैं। भी टोटल नंबर ऑफ लिंक्स प्रोवाइडेड इन द गंटर चेन, तो ये भी कर ले जाओगे, ये सब छोटे छोटे क्वेश्चन नहीं करा रहा हूँ। आपको पता था गंटर चेन जो होती है 66 फीट होती है और उसमें 100 लिंक्स होती हैं, और जो रेवेन्यू चेन वहाँ पे थी उसको भी आपने पढ़ा था। तो रेवेन्यू चेन के बारे में आपने पढ़ा था, जो 33 फीट होती है 16 लिंक्स होती हैं। तो ये क्वेश्चन मैं नहीं करवा रहा हूँ। ठीक है, चलो इसका कोई मतलब नहीं है। चेन सर्वेइंग इज मोस्ट सूटेबल, ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको करते हैं। दैट इज क्वेश्चन नंबर 13, 2016 में पूछ रखा है। चेन सर्वेइंग is most suitable when पहला, ठीक है, that is the ground is fairly leveled, fairly leveled and open with simple details। ठीक है, चल उसके बाद में है द एरिया इज स्मॉल इन एक्सटेंट, द एरिया इज small
इन एक्सटेंट, एरिया छोटा होता है तब सर्वे अच्छा रहता है चेन क्या, इसको देखते हैं। सी ऑप्शन क्या कह रहा है, ये सी ऑप्शन ये कह रहा है द प्लान्स आर रिक्वायर्ड ऑन द लार्ज स्केल, प्लान्स आर रिक्वायर्ड, प्लान्स आर रिक्वायर्ड ऑन अ लार्ज स्केल, लार्ज स्केल, ठीक है। और डी ऑप्शन कह रहा है दैट इज ऑल ऑप्शन आर करेक्ट, ऑल ऑप्शन आर करेक्ट। चलो नेक्स्ट मूव करते हैं 14 नंबर पे, ठीक है। तो ये भी पूछा है आपका क्वेश्चन, पूछा एवरी 20 मीटर चेन शुड बी एक्यूरेट विद इन। अब 20 मीटर में मैंने बताया था 5 mm होता है प्लस माइनस, और जो 30 मीटर होता है वो प्लस माइनस 8 mm होता है। तो ये भी क्वेश्चन लिखने का कोई फ़ायदा नहीं है। ये क्वेश्चन जो भी आप आसानी से कर सकते हो, डेटा टाइप के क्वेश्चन है, तो इनको करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। मैथड यूज फॉर चेनिंग ऑन स्लोपिंग ग्राउंड बाई स्टेपिंग मैथड्स, ठीक है। बोथ स्टेपिंग मैथड एंड हाइपोटेनियस मैथड, कुछ भी मैथड से भी कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से इसको भी लिखा देता हूँ क्वेश्चन को, दैट इज़ ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, शुरुआत में बताया था आपको, दैट इज़ ये क्वेश्चन आपका 2016 में पूछा गया है, ठीक है। तो मैथड यूज्ड फॉर चेनिंग on sloping ground, by ground is, ठीक है। फर्स्ट है ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन क्या कह रहा है उसको देखते हैं। बाई स्टेपिंग मैथड, बाई स्टेपिंग, और बी ऑप्शन क्या कह रहा है, बाई हाइपोटेनियस अलाउंस, बाई हाइपोटेन्यूजल अलाउंस मेथड, उसके बाद में सी क्या कह रहा है उसको देखता हूँ। बाई क्लिनोमीटर मेथड, बाई क्लिनोमीटर तो वर्टिकल एंगल बताता है, बाई क्लिनोमीटर मेथड, और डी ऑप्शन अच्छा है, बाई स्टेपिंग बोथ स्टेपिंग मेथड एंड हाइपोटेन्यूस अलाउंस मेथड एंड हाइपोटेन्यूजल मेथड। ये कहानी आपसे पूछ रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 15, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है उसको देखते हैं। तो दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 15 की अगर बात करें तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें निकल के आ जाती हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, ये तो हो गया आपका। चलो आगे की बात करते हैं। नंबर ऑफ लिंक्स इन 30 मीटर चेन, ये भी कर ले जाओगे, 150 होता तो ये भी क्वेश्चन नहीं कराने का कोई मतलब है। फिर क्या है, क्वेश्चन देख लेता हूँ, क्योंकि देखिए क्या है ना कि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं पॉजिटिव एरर कास्ट बाय, ये भी कर सकते हो। पॉजिटिव एरर कब आएगी ये तो क्लियर ही है आपको। पॉजिटिव मेजर्ड वैल्यू जब आपकी ज़्यादा हो जाए किससे, ट्रू वैल्यू से। कंपनसेटिंग एरर इन चेन, ये तो पूछ ही लिया है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जो रैंडम एरर मैंने बताया था ना कंपनसेटिंग, उसी को तो बोला जाता है, तो ये क्वेश्चन मैं करा देता हूँ आपका। कंपनसेटिंग एरर इन चेनिंग, शुरुआत में ही लिखाया था आपको, कंपनसेटिंग को रैंडम भी बोलते हैं, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। कंपनसेटिंग एरर इन चेनिंग आर फर्स्ट ऑप्शन इज गिवन दैट, ए ऑप्शन क्या कह रहा है, प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ लाइन, प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ line
बी है प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ द लेंथ ऑफ द लाइन ठीक है, लेंथ ऑफ द लाइन। और नेक्स्ट कह रहा है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रेट। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सी ऑप्शन है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ द लेंथ ऑफ द लाइन। ठीक है, चल नेक्स्ट है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द, डी ऑप्शन है दिस इज द इनवर्सली प्रोपोर्शनल to the length of the line, तो सारे क्वेश्चन हो गए, एक एक करके डील करते हैं। आप अच्छे से एक बार इनको देख लें, फिर हम आगे बात करते हैं। आप एक बार इनको अच्छे से नोट कर लें, फिर हम आगे बात करते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। चलो मूव करते हैं इधर क्वेश्चंस पे। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि ऑफसेट्स क्या होता है। ऑफसेट आपका इंक्लाइंड भी हो सकता है, जो भी लेटरल डिस्टेंस होती है, जैसे सपोज दैट कि ये कोई लाइन थी और यहाँ पे कोई स्टेशन है, चाहे इसके आप परपेंडिकुलर ले लो इस पॉइंट पे, चाहे थोड़ा इंक्लाइंड इधर से ले लेते, बट आपका जो है ना लेटरल डिस्टेंस जो भी होती है उसे क्या बोला जाता है, ऑफसेट बोला जाता है। तो दिस इज द कॉल्ड ऑफसेट। तो लेटरल डायमेंशन जो भी होती है उसे बोला जाता है आपका, दैट इज कॉल्ड आपका लेटरल मेजरमेंट आर कॉल्ड ऑफसेट्स। तो करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन पढ़ते हैं, टाई और चेक लाइंस विच इज परपेंडिकुलर टू चेन लाइन। टाई लाइंस और जो चेक लाइंस होती हैं इनको टाई लाइन भी बोला जाता है और क्या बोला जाता है, चेक लाइंस भी बोला जाता है। टाइज और चेक लाइंस विच परपेंडिकुलर टू चेन लाइन, ये नहीं हो सकता क्योंकि लेटरल हो सकता है, क्योंकि ये परपेंडिकुलर बोला है। तो ऑफसेट आपका कुछ भी हो सकता है, इंक्लाइंड भी हो सकता है, परपेंडिकुलर हो सकता है, इस वजह से ए ऑप्शन सही हुआ। फिर है सेट्स ऑफ माइनर मेजरमेंट इन चेन सर्विंग, जो छोटे छोटे मेजरमेंट करते हो क्या उनको लेटर बोला जाता है कि ऑफसेट, ऐसा नहीं है। चेन लाइंस विच इज गो आउट ऑफ अलाइनमेंट, आउट ऑफ गो मतलब आपको जैसे मान लिया कि आपने ये लाइन है, आप इसके इधर उधर चेन लेके चले गए, तो इसे बोला जाता है आउट ऑफ अलाइनमेंट। अपने लेंथ के अलॉन्ग चेन का मेजरमेंट होता है, जो भी सर्वे लाइन होती है उस पर मेजरमेंट होता है, आप इधर उधर चेन के चले गए तो उसे मिस अलाइनमेंट बोलते हैं, ठीक, गो आउट ऑफ अलाइनमेंट। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट इज द करेक्शन टू बी अप्लाइड टू इज 30 मीटर चेन फॉर अलॉन्ग द स्लोप, करेक्शन पूछा 30। देखिए टैन का टर्म तो कहीं आता नहीं, तो टैन और कॉट के टर्म तो हटा ही दो। साइन का भी टर्म नहीं आता, कॉस का टर्म आता था, कॉस आएगा या तो सेक आएगा, तो ये भी नहीं होगा। तो ये फार्मूला आपका निकल के आ जाए, तो L0 1 माइनस कॉस थीटा करके निकल के आया था। तो इस तरीके से आप इसको लगा सकते हो, ठीक है। तो 31 माइनस कॉस थीटा, तो आपको ये ध्यान रखना कि मेरे डेरिवेशन में कॉस थीटा निकल के आता है, तो ये साइन और कॉस का कॉट का टैन का कोई मतलब नहीं, सीधे ए आंसर टिक करो, आगे बढ़ो। टेप या चेन की जो लेंथ है वो आपके 30 मीटर है, इसलिए आपको लगा सकते हो। नेक्स्ट है व्हेन द 2 पॉइंट्स ऑफ सर्वे लाइंस आर म्यूचुअली इनविजिबल, दैट इज इनविजिबल मतलब जो दिखाई नहीं पड़ रहे हैं, जो ध्यान रखिएगा जो दिखाई नहीं पड़ रहे हैं, तो इसके लिए हम लोग इनडायरेक्ट रेंजिंग करते हैं, डायरेक्ट रेंजिंग नहीं कर पाते हैं, तो दैट इज बी। कोई माउंटेन है इस तरीके से, उसके लिए आपको इधर उधर से लोकेशन से आपको करना पड़ेगा, ठीक है।
अब जैसे कुछ क्वेश्चन ऐसे पूछ लेगा, जैसे आपका कोई लेक है, पॉन्ड है और बीच में कोई ऑब्स्ट्रक्शन है, मतलब कोई बीच में बाधा है और आप उसका चेनिंग नहीं कर सकते हो, बट उसमें आपका सपोज दैट कि आपने रेंजिंग कर सकते हो। तो जो चीज़ इंटरमीडिएट, जैसे आपके जो आपका विजिबल पॉइंट होगा तो उसको आप जो है रेंजिंग कर सकते हो, ठीक है। तो जो इंटरमीडिएट पॉइंट लोकेट करोगे आगे जा करके, जैसे पॉन्ड है तो पॉन्ड के इधर उधर के पास आप रेंजिंग तो कर सकते हो आराम से, ठीक है। अब इसको बता दूंगा। तो ये बात क्लियर हो गई कि इनडायरेक्ट रेंजिंग हम लोग करते हैं जिसमें हमको पॉइंट दिखाई नहीं देते हैं, और इसके बारे में मैंने क्लास में अच्छे से डिस्कस भी किया था। द सर्वे लाइन प्रोवाइडेड टू वेरीफाई द एक्यूरेसी ऑफ द फ्रेमवर्क इज नोन एज। कौन सी ऐसी लाइन्स होती हैं जिनसे हम लोग जो है, नाम में लिखा हुआ है चेक लाइन, तो चेक लाइन ऐसी लाइन्स होती हैं जिनके माध्यम से हम लोग जो है यहाँ पे काम करते हैं। तो चेक लाइन हमको ये बताती है कि आपका एक्यूरेसी जो भी वर्क किया सही है या नहीं है, ठीक है। चल, तो चेक इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आगे बात करते हैं, इसको आपने नोट कर लिया, तो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 पे आ जाओ। दैट इज चेन सर्वे इज मोस्ट सुटेबल व्हेन, दैट इज द ग्राउंड इज फेयरली लेवल्ड। हाँ, समतल ग्राउंड होगा तब आपका चेन सर्वे बड़ा अच्छा रहता है, उस पर चेनिंग करना बड़ा आसान होता है, तो ये भी सही है, लेवल्ड होना चाहिए, ये बात सही हो गई। द एरिया इज स्मॉल इन एक्सटेंट, यस, चेन सर्वे जो पॉसिबल होता है ये आपका एरिया बहुत बड़ा ना हो तो और अच्छा है, तो आपकी बहुत अच्छा सर्वे रहेगा। मोस्ट सूटेबल पूछा, मतलब बहुत अच्छा किसके लिए रहेगा, बाकी ऐसा नहीं कि लार्ज एरिया के लिए कर नहीं सकते, कर सकते हो, लेकिन मोस्ट सूटेबल की बात हो रही जिसमें बड़ी आसानी रहे, दिस इज कॉल्ड मोस्ट सूटेबल। प्लान्स आर रिक्वायर्ड ऑन लार्ज स्केल, जो प्लान आप बनाओगे लार्ज स्केल पे बनाओगे तो आप कोई मेजरमेंट, मतलब जो प्लान जो हम स्केल बना रहे हैं 1 सेंटीमीटर बराबर 50 मीटर मान लेंगे तो हमारा स्केल भी काम आसान हो जाएगा, तो वो भी बेटर है। आपका स्केल क्या होना चाहिए, लार्ज। ऑल ऑप्शन आर करेक्ट, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, सारी बातें यहाँ पे सही है। नेक्स्ट है द मेथड यूज फॉर चेनिंग ऑन द स्लोपिंग ग्राउंड। अगर मान लिया कोई ग्राउंड आपका स्लोपी है कुछ इस तरीके से, ठीक है, तो स्लोपिंग ग्राउंड पे हम लोग हाइपोटेनस अलाउंस भी लिख देते हैं। आपको बताया नहीं था ये हाइपोटेनस अलाउंस होता है, तो मैंने आपको ये बताया था ना, ये जो डिस्टेंस बच जाती है इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक, इसी को बोला जाता है हाइपोटेनस अलाउंस। इस मेथड से भी हम लोग निकाल सकते हैं। दूसरा एक मेथड और होता है कि जैसे कोई ग्राउंड आपका इंक्लाइंड है, सपोज दैट ये कोई ग्राउंड आपका इंक्लाइंड है, तो हम लोग क्या करते हैं, इसमें छोटे छोटे डिस्टेंस में बांट लेते हैं, इसको स्टेप मेथड बोलते हैं। स्टेप मेथड में क्या होता है कि हम छोटे छोटे एंगल्स में डिवाइड कर लेते हैं, एक थीटा यहाँ बनेगा, अगला यहाँ बनेगा, ठीक है, ऐसे करते करते हम लोग मेजरमेंट यहाँ पे कर लेते हैं, तो इसको बोला जाता है स्टेपिंग मेथड। क्या बोला जाता है, स्टेपिंग मेथड। स्टेप मतलब जीना जैसा दिखाई पड़ता है, जैसे आप जीने से उतरते हो ना, सेम मेथड्स यहाँ पे, तो दिस इज स्टेपिंग मेथड। तो यहाँ पे अगर आपको चेनिंग स्लोपिंग ग्राउंड पे करना है तो स्टेपिंग मेथड और हाइपोटेनस अलाउंस भी आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। तो इसमें डी इज़ द करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि इसमें दोनों ऑप्शन है, बोथ स्टेपिंग मेथड एंड हाइपोटेनसल मेथड दोनों अलाउ कर सकते हो। तो इसमें एंगल एक्चुअली छोटा हो जाता है, वैसे आप लाइन खींचोगे तो नहीं कर पाओगे, लेकिन छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर लोगे तो आपका मेजरमेंट आसान हो जाएगा, ठीक। चल, तो ये डिस्टेंस आपको पता चल जाएगी ये वाली, और बताया भी आपको था ये सारी चीज़ें। नेक्स्ट है कंपनसेटिंग एरर इन द चेन। देखिए कंपनसेटिंग का एरर का दूसरा नाम होता है रैंडम एरर होता है। क्या होता है, रैंडम एरर होता है, रैंडम एरर। तो देखो दो एरर मैंने बताई थी, दैट इज़ ये भी एक चीज़ आपको बताई गई थी कि दो तरीके की एरर पढ़ाई थी मैंने, एक रैंडम एरर होती है, एक सिस्टमैटिक होती है। तो जो सिस्टमैटिक एरर होती है, सिस्टमैटिक एरर होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ होती है, और जो रैंडम या आपकी कंपनसेटिंग होती है लेंथ है, दिस इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ एल होती है, ठीक है। तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि यहाँ पे कि दोनों चीज़ें निकल के आ जाती। तो हमसे पूछा क्या है, कंपनसेटिंग पूछा है, मतलब ये हमसे पूछ रहा है रैंडम एरर के बारे में। तो जिस भी ऑप्शन में स्क्वायर रूट आपको ऑप्शन में वो करेक्ट, तो बी इज़ द करेक्ट आंसर। तो इस तरीके से सारे क्वेश्चन हमने यहाँ पे कर, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल यहाँ पे नहीं होता है। तो ये सारी बातें हमने यहाँ पे डील कर ली। तो आप इसको पहले नोट करें फिर आगे बढ़ते हैं। चलो कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट वगैरह लेना चाहो तो आप ले सकते हो। एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं, फिर अपना नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थोड़ा ज़्यादा मार्कर थोड़ा सा वैसा चल रहा था तो आपको हो सकता है देखने में दिक्कत हो, बट आपके पास तो क्वेश्चंस हैं।
नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पे हम लोग जो है जो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, जैसे डेटा टाइप के उनको मैं नहीं लिखा रहा हूँ, जो हैं एक्चुअली में कॉन्सेप्चुअली उनको मैं देख रहा हूँ। चलो एक दो और क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, मैं बोल के पढ़ देता हूँ, मतलब आसान है इसलिए नहीं लिखा रहा हूँ। द मैक्सिमम अलाउबल लिमिट अप टू विद दैट मेजरमेंट में वेरी फ्रॉम ट्रू वैल्यू, उसे बोला जाता है परमिसिबल एरर बोला जाता है। क्या बोला जाता है? परमिसिबल एरर। तो देखिए परमिसिबल कुछ नहीं होता, परमिसिबल इज आल्सो कॉल्ड लिमिटिंग, अलाउबल कुछ भी बोल दो, वर्किंग बोल दो, जैसे आपने परमिसिबल स्ट्रेस पढ़ते थे ना, वैसे यहाँ पे भी है। तो मैक्सिमम अलाउबल लिमिट जो होती है एरर की, जो मेजरमेंट की होती है अप टू विच ट्रू वैल्यू, इसे परमिसिबल एरर बोला जाता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन लिखने लायक नहीं है, खुद ही कर सकते हो। इसमें 4 ऑप्शन था, रेसिडुअल एरर और दैट इज़ कॉल्ड एक्सपेक्टेड एरर, सेफ एरर। तो यहाँ पे हमने बात कर लिया, ये दो आपका रेसिडुअल एरर होता है, वो होता है डेविएशन ऑफ द ऑब्जर्व्ड वैल्यू फ्रॉम द ट्रू वैल्यू। तो ये भी मैंने लिखाया था, आपको सारी एरर्स के बारे में बता दिया था। अब अगला क्वेश्चन जो है ना, ये अच्छा क्वेश्चन है। एक कहा है चेन इज़ फाउंड टू बी टू शॉर्ट, टेस्टिंग के दौरान चेन बहुत शॉर्ट हो गई है, तो क्या करोगे? इट कैन बी एडजस्टेड बाई स्ट्रेनिंग, खींच लो उसकी लिंक को। तो जो भी चेन के जो हुक्स होते हैं ना, लिंक्स जो रिंग्स होती हैं छोटी हो गई हैं, तो उनको थोड़ा सा पुल कर दो, तो वो भी सही हो सकता है। इंसर्टिंग एडिशनल सर्कुलर रिंग, ये भी सही हो सकता है। फ्लैटरिंग द सर्कुलर रिंग्स, जो सर्कुलर की जो रिंग्स हैं उनके ऊपर हथौड़े से उसको फ्लैट कर दो, तो ये भी सही हो सकता है। तो ये बातें आपको लिखने की ज़रूरत नहीं, खुद ही कर ले जाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा है कि जैसे आपका एक क्वेश्चन ये आया है कि दैट इज़ इनवर्ड टेप आर मेड ऑफ, तो ये दोबारा करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैं पहले करा चुका हूँ। ठीक है, फिर पूछा चेनेस इज़ द डिस्टेंस मेजर्ड, तो जो चेनेस डिस्टेंस होता है अलॉन्ग अ चेन लाइन जो मेजरमेंट करते हैं वो डिस्टेंस क्या कहलाती है? चेन लाइन। तो जिस डायरेक्शन में लाइन है उसी के डायरेक्शन में अगर आप निकालते हो तो दिस इज कॉल्ड चेनेस डिस्टेंस होती है। ठीक है, नेक्स्ट है, तो इस तरीके से सारा हमारा काम यहाँ पे हो जाता है। इन चेन सर्वे अगला बात करते हैं। जैसे इसने पूछा है इन चेन सर्वे एग्जीक्यूशन द फर्स्ट स्टेप रिकॉग्निसेंस होता है, वो भी इसने पूछ लिया है। तो ये भी मैंने बता दिया आपको, अभी सब कुछ तो बताया था। रिकॉग्निसेंस होता है, फिर हम लोग मार्किंग करते हैं सबसे बाद में स्टेशन, फिर लाइन को करते हैं, बाद में सारे काम करते जाते हैं। तो ये क्वेश्चन आप कर ही ले जाओगे, अभी कराया था। नेक्स्ट है इन सर्वे द स्लोप करेक्शन अप्लाइड टू बी बेस लाइन इज, अब स्लोप करेक्शन ऑलवेज निगेटिव होता है तो इसके लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो इसको आप कर ही ले जाओगे। ऑलवेज कंपनसेटिंग, ऑलवेज ये क्यूमुलेटिव, इस तरीके से पूछा है। जैसे इसने ये तो निगेटिव वाला नहीं पूछा है, इसने ये पूछा है इन द सर्वे द स्लोप करेक्शन अप्लाई टू द बेस लाइन, तो स्लोप करेक्शन बेस लाइन के लिए कैसा लगाओगे? दिस इज क्यूमुलेटिव, ऑलवेज कंपनसेटिंग। ये जो करेक्शन होता है ना स्लोप करेक्शन, ये आपका सिस्टमैटिक होता है, मतलब एक के बाद एक बढ़ता चला जाता है, इसलिए इसको बोलते हैं ऑलवेज क्यूमुलेटिव। मतलब अगर आप मेजरमेंट करते जाओगे तो सब में ऐड होता जाएगा, इसलिए इसे बोला जाता है क्यूमुलेटिव। फिर से पूछा स्लोप करेक्शन का फार्मूला क्या होगा? h²/2l होगा कि h²/l होगा, h²/4l होगा, तो आपको तो पता ही है। तो ये फार्मूला क्या होता है? h²/2l होता है। ठीक है, चेक लाइन या प्रूफ लाइन हम सर्वे में क्या करते हैं, इनका काम क्या होता है? ये तो एक्यूरेसी को चेक करने के लिए सर्वे के लिए होती हैं, तो ये भी कर ले जाओगे। ठीक है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं, तो जो छोटे छोटे क्वेश्चन हैं इनको खुद ही कर ले जाओगे आप, तो मुझे बताने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। द सैक करेक्शन इज ऑलवेज, ये तो पता ही सैक करेक्शन निगेटिव होता है, तो ये क्वेश्चन मैं कराऊंगा तो टाइम वेस्टिंग होगा। नेक्स्ट पूछा है ना एंगल ऑफ 45 डिग्री विद द चेन लाइन में बी सेट आउट ऑफ, तो ऑप्टिकल इसमें देखो ना, जैसे मान लिया कि आपको ये क्वेश्चन मैं करा देता हूँ। जैसे इसने कहा है दैट इज़ अभी तक 15 डील हुए, अब 16 नंबर पे आ जाओ। 16 नंबर क्या कह रहा है? ये है एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विथ अ चेन लाइन, may be set out with
क्या ऑप्टिकल स्क्वायर से कर सकते हो क्या? पहला ऑप्शन है ऑप्टिकल स्क्वायर, बी है ओपन क्रॉस स्टाफ, ओपन क्रॉस स्टाफ, सी है फ्रेंच क्रॉस स्टाफ, फ्रेंच क्रॉस स्टाफ, ठीक है, और डी है परमिसिबल, दैट इज प्रिज्मेटिक स्क्वायर, प्रिज्मेटिक स्क्वायर। देखिए आपको अगर 90 डिग्री मेज़र करना होता तो जो है आप क्या करते, 90 डिग्री मेज़र करना होता तो आप मेज़र करते, दैट इज़ ऑप्टिकल स्क्वायर से आप कर सकते थे, ओपन क्रॉस स्टाफ से कर सकते थे। लेकिन अगर कोई एंगल आपको 45 डिग्री है या 120 के बीच में है तो इस एंगल को 45 से लेकर 135 तक हम लोग जो मेज़रमेंट करते हैं उसमें किसकी ज़रूरत पड़ती है? फ्रेंच से हम लोग करते हैं। तो जिसका करेक्ट आंसर इज दिस, तो इसको ध्यान रखिएगा इस तरीके से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फिर से एक क्वेश्चन पूछ लिया है, दैट इज़ ये पूछा गया करेक्शन फॉर अप्लाइड फॉर स्लोप। फिर से वही ऑप्शन से थीटा माइनस कॉस थीटा करके दे दिया है, तो ये भी आप कर ही ले जाओगे, इसमें कोई प्रॉब्लम इशू नहीं है, ठीक है। एक ये पूछा था एक्यूरेसी पे डिपेंड करो कि एक लिनन टेप होता है, इनवार टेप होता है, मेटालिक होता है, इनको ऑर्डर बताना था, तो सारे कर ले जाओगे क्योंकि आपको पता सबसे अच्छा कौन सा होता है, इनवार टेप होता है, तो ये भी कर ले जाओगे, तो इसको कराने की ज़रूरत नहीं है। और कुछ क्वेश्चन मैंने मेंस में करा दिए थे तो वो तो आप कर ही ले जाओगे। क्यूमुलेटिव एरर, टेम्परेचर करेक्शन भी आप जानते हो, कर ही सकते हो, तो टेम्परेचर करेक्शन भी बताने की ज़रूरत नहीं। काफ़ी क्वेश्चन इस चैप्टर में पूछ रखा है, बहुत सारे ज़्यादा क्वेश्चंस हैं। एक क्वेश्चन ये भी पूछा है कि कैलकुलेट द लिमिटिंग लेंथ ऑफ द ऑफसेट ऑफ मैक्सिमम अलाउवेंस एरर इन लेइंग डायरेक्शन इज 2 डिग्री। थीटा की वैल्यू 2 डिग्री दे दिया है। द स्केल ऑफ द मैप इज 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 100 मीटर। लगा नहीं सकते, एल साइन थीटा अपान एस इक्वल टू क्या 0.025। ये क्वेश्चन आपके एसएससी जेईई में पूछ रखा है, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, इसको लगाने में कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होनी चाहिए। क्लियर है? ये तो क्लास में डिस्कस किया था। क्लास में देखो, मेंस वाली क्लास में मैंने जो है ना, जब ये लिमिटिंग लेंथ का टॉपिक इसके पिछला लेक्चर जाओगे ना तो वहाँ पे 2 क्वेश्चन करवा दिए थे, तो सेम क्वेश्चन आए तो खुद से भी टैकल कर सकते हो, तो इसको करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग जो है बात कर लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन डील करते हैं। एक क्वेश्चन पूछा जो मैं क्लास में करा चुका हूँ, सेटिंग आउट राइट एंगल प्रिज्म स्क्वायर ऑफसेट रॉड प्लम्ब अप, तो ये भी पता है आपको, प्रिज्म स्क्वायर से हम लोग करते हैं। 90 डिग्री लोकेट करना होता है तो प्रिज्म स्क्वायर या ऑप्टिकल स्क्वायर से यूज़ करते थे। एक में पूछा नॉर्मल टेंशन पूछा है, तो ऐसा क्वेश्चन छोड़ देना क्योंकि इसमें कैलकुलेशन बहुत है, क्वाड्रेटिक बनेगी, कर नहीं पाओगे, छोड़ देना। तो ऐसे क्वेश्चन आया हुआ है एसएससी जेईई में, क्वेश्चन नंबर जो है ना 2017 में पूछ रखा है, तो ऐसे क्वेश्चन को आपको छोड़ देना है। फिर पूछा है नंबर ऑफ लिंक्स इन 20 मीटर चेन, मेट्रिक चेन, अरे भैया इसमें तो 100 होता है, तो आराम से कर सकते हो। तो जो क्वेश्चन आराम से आप कर सकते हो उसको मैं नहीं करा रहा हूँ, और जो क्वेश्चन टफ थे वो मैंने कोशिश किया है, तो इस तरीके से ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट इसे मैं क्वेश्चन करा सकता हूँ, दैट इज़, ये तो क्वेश्चन मैंने कराया भी था, एक और क्वेश्चन करा देता हूँ। अच्छा, दैट इज़ ये पूछा है हाइपोटेनियस अलाउवेंस पूछा है, ये तो फार्मूला भी बताया था, L0 sec थीटा माइनस 1, ठीक है। स्लोप दे रखा 1 in 10, 1 in 10 का मतलब पता क्या है, 10 मीटर अगर आप लेंथ जाते हो इस डायरेक्शन में, वो इंक्लाइंड जाते हो, तो आपका राइज होता है 1 मीटर, तो tan थीटा नहीं लगा सकते। तो इस तरीके से भी प्रॉब्लम को आप कर सकते हो, ठीक है। 1 in 10 करके दिया क्वेश्चन है, मैं लगवा देता हूँ, दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 16 नंबर कह रहा है द हाइपोटेन्यूस अलाउवेंस, हाइपोटेन्यूस अलाउवेंस। देखिए जो क्वेश्चन आसान थे मैंने पढ़ के आपको बता ही दिए, ठीक है, जो खुद कर सकते हो। देखो खुद करोगे तो और मज़ा आएगा आपको, है ना। इस वजह से बाकी जो मुझे लगता था मैंने करा दिया आपको, और बाकी जो दिक्कत रहेगी मैं अगली क्लास में भी देख लूँगा एक बार। आपको अगर प्रॉब्लम लगती है तो आप बता दीजिएगा, बिल्कुल भी। अगर कर ले जाते हो तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि देखिए खुद से करोगे तो आपको खुद कॉन्फिडेंस आएगा। इफ़ द स्लोप इज़ 1:10 इस तरीके से दिया हुआ है, ठीक है। तो ये आपका डायग्राम बना दिया मैंने, ये हाइपोटेनस अलाउवेंस होता था, ठीक है, दैट इज़।
ये वन चेन होती है, वन चेन, ये भी वन चेन हो जाता है। स्लोप आपको दे रखा है 1 in 10, 1 in 10। tan थीटा नहीं निकाल सकते हो, थीटा, tan थीटा परपेंडिकुलर 1 अपान, देखिए ये थीटा है ना, तो ये भी थीटा हो जाएगा, तो 1 in 10। tan थीटा 0.1 आ गया। आपको पता है 1 + tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, tan स्क्वायर थीटा इजकल टू सेक स्क्वायर थीटा होता है। 1 + tan स्क्वायर थीटा इजकल टू सेक स्क्वायर थीटा होता है। तो 1 + 0.1 का होल स्क्वायर इजकल टू सेक स्क्वायर थीटा। तो ये काम कर सकते हैं, ये 1 + 0.01 हो जाएगा, तो 1.01 आ जाएगा, ठीक है। चल सॉरी 1.01 आ जाएगा, दिस इज़ द सेक स्क्वायर थीटा। अब लगभग 1 के बराबर मान लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो दिस द सेक थीटा ही निकल के आ जाएगा। अप्रॉक्सीमेट 1.0 का क्या करोगे स्क्वायर। और आपका हाइपोटेनस अलाउंस तो आपको जानते ही हो क्या होता है, एक्स मान लो इसको, ठीक है। ये आपको L0 जो भी डिस्टेंस है, जैसे सपोज दैट ये डिस्टेंस आपकी टोटल जो है L0 आपने मान के चल रहे हैं शुरुआत से ही, तो ये वैल्यू L0 cos थीटा निकल के आई थी कि नहीं। और इसको ट्रू लेंथ हम मानते थे L के बराबर, तो L बराबर हो जाता था L0 cos थीटा। ये भी आपकी L हो जाएगी यहाँ से लेकर के यहाँ तक की वैल्यू, ठीक है। तो हाइपोटेनस जो अलाउंस होगा दैट इज़ x इजकल टू L0 माइनस दैट इज़ 1 चेन लेंथ, तो L के बराबर है, तो L0 माइनस दैट इज़ ये निकल के आएगा, दैट इज़ सॉरी L0 आपके पास वही है, L0 आपको पता है, L0 है दैट इज़ L अपान cos थीटा, दैट इज़ ये आप निकालोगे L0 माइनस दैट इज़ L, ठीक है। तो जैसे L अपान cos थीटा माइनस L, यही आएगा। L देखो क्या है, कॉमन ले सकते हो, cos 1/cos थीटा सेक थीटा हो जाएगा -1। सेक थीटा की L की वैल्यू आपको दे रखी ना चेन की, 30 मीटर लॉन्ग है, तो 30 मीटर आप यहाँ पे लॉन्ग लिख सकते हो, ठीक है। अच्छा, ये जो वैल्यू है ना सेक थीटा की, तो सेक थीटा की वैल्यू आपने कितनी निकाल रखी है, यही जो भी वैल्यू आई, इसका स्क्वायर रूट निकालोगे कुछ ना कुछ निकल के आएगा। इसका स्क्वायर रूट जब आप निकालोगे तो ये सेक थीटा की वैल्यू 1.0049 के आसपास आई थी लगभग निकल के 8 - 1। इसका मल्टीप्लाई करोगे ना तो आंसर जो भी आएगा वो आएगा लगभग 0.1461 मीटर के आसपास आ जाएगा। इस तरीके से भी ये क्वेश्चन को टैकल किया जा सकता है, ठीक है। तो आपको ये पता होना चाहिए कैसे हम लोग टैकल करते हैं। हमारा हाइपोटेनस अलाउंस ये होता है, तो हम ओरिजिनल में से क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे L0 माइनस L। और आपको जो चेन लेंथ है ना वो दे रखी है। चेन लेंथ कौन सी डिस्टेंस होती है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होती है, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस आपकी यही हो जाएगी। क्लियर है कि नहीं क्लियर। चलो आगे बात। तो इस तरीके से हम लोग बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट एंगल को ड्रा करने के लिए कौन सा इक्विपमेंट यूज़ करते हो। या तो ऑप्टिकल स्क्वायर यूज़ करते हो, या क्रॉस स्टाफ यूज़ करते हो, या तो आप प्रिज्म स्क्वायर यूज़ करते हो। तो ये भी क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर। चलो आगे बात करते हैं। ये तो कहानी आपकी पूरी हो गई। देख लेते हैं कोई और क्वेश्चन अच्छा है। लेंथ ऑफ चेन, और कुछ क्वेश्चन तो मैंने क्लास में ही करा दिया था जो बड़े बड़े, ठीक है। तो उन क्वेश्चन से आपको काफ़ी हेल्प भी मिल जाएगी, कौन सी चीज़ें क्या कैसे निकल के आती हैं। और बाकी कुछ क्वेश्चन डाउट रहते हैं तो फिर मैं अगली क्लास में भी ले लूँगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए चेन सर्वे में केवल आप लोग क्या करते हो, लीनियर मेजरमेंट करते हो, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ऐसे क्वेश्चन और आया कि इसने ये पूछा है कि आपका दैट इज़ स्लोप करेक्शन फॉर लेंथ ऑफ इतने मीटर। जैसे एक क्वेश्चन ये पूछा है 1 in 20 है, सेम क्वेश्चन आया है, दैट इज़ क्वेश्चन नंबर दैट इज़ ये आपका वो 17 हो गया ना, 18 पे आ जाओ, 18 पे। द स्लोप करेक्शन फॉर अ लेंथ ऑफ 30 मीटर लॉन्ग, a gradient of 1 in 20 है, ठीक है। तो इस तरीके की कहानी आपकी बन के आ जाती है। ये एंगल थीटा है और ये आपको बोल रखा है 30 मीटर है, ये आपको निकालना है। ये दे रखा है 1 in 20, ठीक है। स्लोप करेक्शन आपको तो पता ही था, आप ये अगर पता कर लो तो निकाल सकते हैं हम लोग। अगर ये हमको पता चल जाए किसी तरीके से h निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं। tan थीटा लगाओगे तो लग जाएगा क्या, नहीं। sin थीटा लगा के देखें, sin थीटा क्या होता है, बहुत आसानी से प्रॉब्लम लग जाएगी।
साइन थीटा ये थीटा तो ये भी थीटा, साइन थीटा परपेंडिकुलर 1/sin थीटा हो जाएगा यहाँ पे इस लाइन में। अगर हम देखें साइन थीटा आपका निकल के आएगा h बाई क्या निकल के आएगा 30, ऐसे निकल के आएगा भाई। लगा दो h अपान जो भी डिस्टेंस है h अपान हाइपोटेनस 30 आपने यहाँ पे अप्लाई कर दिया। क्लियर? चलो, या तो एक काम ये कर सकते हैं हम लोग हैं, हमारा फार्मूला भी हमने एक और पढ़ रखा था h²। किसी तरीके से अगर हम h निकाल लें तो हमारा काम हो जाएगा यहाँ पे। तो उसके लिए सबसे ज़रूर अप्रॉक्सीमेट आंसर भी मैं लिख देता हूँ। पहला ऑप्शन जो है ना, फर्स्ट ऑप्शन है 3.75 सेंटीमीटर, बी है 0.0375 सेंटीमीटर, सी है दैट इज़ 37.5 सेंटीमीटर, डी है दैट इज़ 2.75 सेंटीमीटर। ठीक है, ये आपको इसने यहाँ पे बता दिया। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। देखो एक काम करते हैं, सबसे बड़ी बात ये है कि एक तो फार्मूला ये लगता है, ये तो तभी लगाते हैं जब आपको स्लोप यहाँ पे h दिया होता है, ये तब लगाते हैं जब h दिया होता है। बट दिया क्या है थीटा, तो tan थीटा आप नहीं लगा सकते हो, 1/20 हो सकता है। क्लियर है? अगर आपको tan थीटा पता है तो h पता करना आसान नहीं हो जाएगा आपके लिए? कर सकते हो। कैसे? tan थीटा आपको ये पता है, आपको चेनेज डिस्टेंस नहीं दिया इसने, तो आपको चेनेज डिस्टेंस भी निकालना पड़ेगा। इसने तो बताया नहीं है, इसने स्लोप करेक्शन फॉर अ लेंथ ऑफ 30 मीटर लॉन्ग ग्रेडियंट ये लाइन के लिए पूछा उसने। तो एक काम हम करते हैं, किसी भी तरीके से हमको h चाहिए, तो और कोई फार्मूला हो सकता है? हाँ हो सकता है। tan थीटा अगर आपको पता है तो tan थीटा 0.05 हो जाएगा, दैट इज़ tan थीटा। एक काम करो, tan थीटा का एक और फार्मूला हो सकता है 1 + tan² sec हो सकता है, तो वहाँ से आपको निकालना पड़ेगा cos की वैल्यू। ठीक है, तो उसको हम लोग यहाँ पर निकाल लेते हैं। तो दैट इज़ tan थीटा 1 + tan² थीटा sec² थीटा, ये भी हो सकता है। ठीक है, तो 1 प्लस दैट इज़ 0.05 का होल स्क्वायर दैट इज़ sec² थीटा। तो ये 1 प्लस कुछ पॉइंट में निकल के आएगा, तो 25 × 10⁴ निकल के आएगा, तो ये 1.0025 करके निकल के आ जाएगा sec² थीटा। यहाँ पे इसका स्क्वायर रूट वगैरह ले लोगे कुछ तो sec थीटा की कुछ ना कुछ तो वैल्यू निकल के आ जाती है। sec थीटा पता, cos थीटा पता कर सकते हो, लेकिन थोड़ा सा ये क्वेश्चन ना और कोई तरीके से अगर हो जाए तो बेटर रहेगा। अगर मेरे को किसी भी तरीके से 1/20 आपको अगर स्लोप पता है, अगर ये डिस्टेंस होती तो हम आराम से निकाल सकते थे अगर चेन डिस्टेंस है। देखिए ये ज़्यादा फ़र्क तो नहीं आता, अगर ये 30 मीटर है तो 30 से कुछ ना कुछ यहाँ पे इसका इस तरीके से आपने देखा था, ये 30 मीटर होते कुछ ना कुछ इसमें डिफरेंस आता है, थोड़ा बहुत डिफरेंस आता है। तो h²/12 तो हम लगा नहीं पाएंगे, तो इसमें आपको कैलकुलेट ही करना पड़ेगा। sec थीटा की वैल्यू निकल जाएगी तो आपका करेक्शन जो भी स्लोप का निकल के आता है, फार्मूला क्या होता है, फार्मूला हम लोगों ने पढ़ा था निगेटिव होता है, निगेटिव लगाने की ज़रूरत नहीं क्योंकि ऑप्शन में नहीं है। तो दिस इज़ द माइनस लगा दो, जो भी डिस्टेंस है आपके पास L0 दैट इज़ cos थीटा -1, इस तरीके से आप लगा सकते हो। L0 डिस्टेंस आपके पास 30 मीटर है, cos थीटा की वैल्यू आपके पास है, sec थीटा आपको पता है, cos थीटा 1/, हो जाएगा। तो दैट इज़ ये वैल्यू जो है ना, sec इसको इसका स्क्वायर रूट ले लेना, तो दिस इज़ स्क्वायर रूट ऑफ 1025, दिस इज sec थीटा। ठीक है, ये लगभग वैल्यू आपकी मतलब 1 के आसपास ही आएगी, 1 से कम नहीं हो सकती, 1 के बराबर ही निकल के आएगी लगभग। ठीक है, तो इस तरीके से sec थीटा जो है 1 से कुछ ज़्यादा आएगा, 1 पॉइंट समथिंग मान लेते हैं, 1.01। क्लियर है? तो ये sec थीटा हो जाएगा। लेकिन जब cos थीटा जब आप निकालोगे ना तो ये 1 से कम हो जाएगा, मान लेते हैं 0.99 के आसपास आ रहा है, क्योंकि 1/1.0 करोगे, sec थीटा अगर 1 से ज़्यादा है तो cos थीटा 1 से कम हो जाएगा, तब पुट कर देते हैं 0.99 - 1 लगभग, ये आ जाएगा -30 × 0.01 के आसपास। तो ये अप्रॉक्सीमेट जो आंसर आपका निकल के आता है दैट इज़ ये निकल के आएगा 30 के आसपास निकल के अगर आता है, जिसमें से अप्रॉक्सीमेट मैं ले रहा हूँ तो इसलिए एग्जैक्ट नहीं आ पाएगा, ये लगभग 0.97 के आसपास आता है लगभग। अप्रॉक्सीमेट मैं लिख रहा था, इस वजह से आंसर नहीं यहाँ पे मैच कर रहा था, दैट इज़ 0.9। तो यहाँ पे जो भी आंसर आएगा आपका, ये सब्ट्रैक्ट करोगे तो 0.3 के आसपास आ जाएगा, 0.3 या एग्जैक्ट मुझे पता नहीं, आज मेरे पास कैलसी नहीं। आपका काम घर पे क्या है मैं बता देता हूँ कि एक काम ये कर लीजिएगा, कैलसी थोड़ा सा चेक कर लीजिएगा कि इस वैल्यू का स्क्वायर रूट कितना आता है, फिर इसको cos थीटा की वैल्यू यहाँ पे पुट करोगे तो अप्रॉक्सीमेट जो आपका आंसर निकल के आएगा, जब थीटा यहाँ से पुट करोगे cos थीटा की वैल्यू, तो ये जो आंसर निकल के आता है ये आपका निकल के आएगा, दैट इज़ cos थीटा की अगर मैं वैल्यू 0.9 पुट करता हूँ, 0.9 से कुछ कम ही आ सकती है,
तो दैट इज़, इसको अगर मैं मार्क करूं तो ये आता है 3.75 सेंटीमीटर। आप एक बार प्लीज़ घर पे बैठ के थोड़ा सा सॉल्व कर लीजिएगा कैलकुलेटर से। थोड़ा सा ये क्वेश्चन टिपिकल होते हैं, करना मुश्किल होता है क्योंकि इसके क्या किया इसने। और एक तरीका ये भी हो सकता था कि मैं इसको सॉल्व करता h² करके। तो अगर मैं देखूं इसका कुछ अप्रॉक्सीमेट आंसर इसका निकल के आ सकता था क्या, 20 × 20 गुणे 2 × 30 करके देख रहा हूँ, हो सकता आ जाए 10 तो 200 डिवाइड बाई 30 h², सॉरी तो h, या एक काम ये करते हैं, अगर इसकी हाइट 30 क्या, इसको ये 30 है ना, तो मैं अप्रॉक्सीमेट मान के चल रहा हूँ, बस सिर्फ आंसर मैच कराने के चक्कर में मान के चल रहा हूँ 30 है, मान लेता हूँ इंक्लाइंड डिस्टेंस 30 होगी तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस 30 से थोड़ा कम आएगी। ऑप्शन के हिसाब से काम कर लेंगे, शॉर्ट करने का तरीका है, मतलब एग्जैक्ट तरीका तो नहीं है बट मैं इसको शॉर्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर ये लेंथ आपके 30 मीटर है तो इससे थोड़ा कम ही आएगी, 28 के आसपास आएगी, तो मैं मान लेता हूँ ये, तो h² आ जाएगा। अब ये बताओ, अगर आपको पास में tan थीटा पता है 1 × 20 तो ये भी नहीं बता सकते, तो ये डिस्टेंस आप निकालोगे तो ये आएगी 1/20 × 30, लगभग अप्रॉक्सीमेट 1.5 आ जाएगा। तो इसको मैं लिख देता हूँ अप्रॉक्सीमेट 1.5 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 12 कितना है, दैट इज़ 30 मीटर। तो यह आ जाएगा 1.5 गुणे 1.5 डिवाइड बाई 2 × 30, ठीक है। 2 दशमलव हटाओ तो 15 गुणे 15 लिख सकते हो और इसको 10⁻⁻2 कर देना, डिवाइड बाई 30 गुणे 2 कर देना, 15 दूनी 30 हो जाएगा, ठीक है। 15/4 क्या होता है, अप्रॉक्सीमेट आंसर निकालोगे तो ये सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो गया क्योंकि ये 10⁻³ था, तो ये आ जाएगा 3.75। आ गया कि नहीं आ गया। तो एग्ज़ाम में आपको काम करना कैसे है मैं बता दे रहा हूँ, शॉर्ट तरीका मैंने आपको बता देता हूँ, फिर से शॉर्ट तरीका बता देता हूँ, यहाँ पे मैं लिख के बता देता हूँ, मैं इसको रफ कर दे रहा हूँ। देखो क्या करना है आपको एग्ज़ाम में, देखिए ज़्यादा अंतर आता नहीं है, हमें भी पता है कि, देखो आपको ये भी पता है कि जो डिफरेंस आना है वो बड़ा कम आना है, तो डिफरेंस अगर बहुत कम आना है तो आप इस तरीके से दिखा सकते हो। देखो आपको पता है कि स्लोप करेक्शन का एक फार्मूला ये भी होता है, h² होता है, बट हमको नहीं पता कि देखिए ये डायग्राम मैं बना रहा हूँ, ठीक है, इस तरीके से डायग्राम रहता है, ये आपको पता है 30 मीटर है, ठीक, बट हमको ये नहीं पता ये कितना होगा, बट हमें स्लोप पता है, ये वाली बात, ये 1 है, ये 20 है। tan थीटा तो लगा ही सकते हो, tan थीटा क्या करोगे, छोटे वाले ट्रायंगल में यहाँ भी लगाओगे तो 1/, क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। मेरे को अगर किसी तरीके से h पता चल जाए तो मेरा फार्मूला बड़ा आसान हो जाएगा, ठीक। मुझे पता है कि ये जो लेंथ होती है इसमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता, लगभग ये ऐसे आती है, थोड़ा बहुत आता सेंटीमीटर में आता तो कोई असर तो पड़ेगा नहीं हमारे पर। तो ये 30 मीटर है तो ये भी मैं मान लेता हूँ कुछ देर के, हालांकि 30 से कुछ कम आएगा, 29 समथिंग करके आएगा, क्लियर है। तो ये मान लिया मैंने। अब tan थीटा लगा दो इस ट्रायंगल में बड़े वाले में, तो दिस इज h/, क्या लिखोगे 30, इधर मल्टीप्लाई करोगे तो 30/, क्या आ जाएगा 20। ये शॉर्ट तरीका एग्जाम में मतलब क्वेश्चन निकालने का, ये 1.5 मीटर आ जाएगा, दिस इज द h। तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, दिस इज द फार्मूला जो CS का होगा, दिस इज h² क्या लगा सकते हो 12, h की वैल्यू 1.5 का स्क्वायर है अपान 2 × 30 कर देना। जब सॉल्व करोगे तो 3.75 सेंटीमीटर। 37 आ नहीं सकता, 37 तो बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो उसको नहीं लिखना है सॉरी। चल, तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि शॉर्ट तरीका आपको मैंने बता दिया और आंसर भी आपका मैच कर रहा है, तो इस तरीके से ये हो नहीं सकता, ये आपका 37.5, तो ये वाला आंसर आपका मैच कर जाएगा, ठीक है। ये अप्रॉक्सीमेट बताएं, एग्जैक्ट नहीं है, ध्यान रखिएगा, कई बार गलत भी हो सकता है, लेकिन कोशिश करना है कि इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमने सारे क्वेश्चंस लगभग कर लिए, और जो बचे कुछ क्वेश्चंस हैं आपको खुद करने हैं। कुछ क्वेश्चन भाई अपने आप भी मेहनत करो थोड़ा सा, क्योंकि खुद भी करोगे तो बेटर रहेगा। जितना टाइम मेरे पास हो सकता था मैंने करा दिया आपको, ठीक है। जो क्वेश्चन में डाउट हो आप व्हाट्सअप कर देना सर्वे के, ठीक है। व्हाट्सअप नंबर मैंने आपको बता ही रखा है, तो वहाँ पे भी आप कर सकते हो चीज़ों को, क्लियर है। और बाकी जो क्वेश्चन आपको डाउट लगता है वो पूछ लीजिएगा, बाकी जो की पॉइंट्स हैं मैं और बता दूंगा आपको। नेक्स्ट चैप्टर अगला स्टार्ट करेंगे हम लोग कंपास सर्वे, वो अगले लेक्चर में मिलते हैं। इतने तक की मैंने कहानी यहाँ पे आपको बता दी। और कुछ पॉइंट्स ऐसे थे जैसे कुछ पॉन्ड है तो पॉन्ड के आसपास में या कोई माउंटेन है उसका मेजरमेंट कैसे करते हैं, वो सब आपके मतलब सिलेबस में थ्योरेटिकल क्वेश्चन तो एक आधे बन जाते हैं, बट मेंस में उसका कोई वेटेज नहीं है। तो पॉन्ड वगैरह के बारे में जब लेवलिंग चैप्टर पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपको कुछ और जानकारी हम लोग बता देंगे। वहाँ पे रेसिप्रोकल लेवलिंग होता है, क्या हम रेंजिंग कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, वो बातें वहीं पर क्लियर कर दूँगा। तो बार बार पढ़ाने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो थैंक यू ऑल ऑफ यू एंड हैप्पी लर्निंग।